हेलो एस्पायरेंट्स, 13 फेब के एडिटोरियल्स और क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का पहला एडिटोरियल है सोलर पावर ब्रेक्स अ प्राइस बैरियर। तो ये स्पेसिफिकली सोलर पावर की न्यूज के बारे में है इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सोलर फोटोवोल्टेइक पावर पर किलोवाट का प्राइस गिर गया है। तो दिस इज ऑक्शन प्राइस 3 रुपीज से भी नीचे गया। इट्स 2.97 रुपीज इन मध्य प्रदेश। तो ये एक अचीवमेंट ऑफ अ माइलस्टोन है इन सोलर पावर जनरेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे 750 मेगावाट रेवा प्रोजेक्ट भी है जो अभी फैक्टर इन किया गया, तो प्राइसेस काफी लो हो गए हैं। तो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। तो इसीलिए एडिटोरियल ये हाईलाइट कर रहा है कि सोलर कैपेसिटी स्केल अप करने की काफी जरूरत है, इंक्रीज करने की काफी जरूरत है। तो इसके लिए एक चीज तो ये है कि सोलर पावर इंस्टॉलेशन हमको एक टारगेट है अंडर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, और एक टारगेट है इंटरनेशनली टू। हमने एक टारगेट डाला है अंडर इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस INDCs, जो हमने पेरिस पीस अग्रीमेंट के अंदर सबमिट किया है टू UNFCCC। तो यहाँ पे हमने कहा है कि 100 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की जाएगी इंडिया में बाय 2022। तो ये टारगेट हमने रखा है। और इवन जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो है उसमें भी हमने टारगेट रखा है कि 20 गीगावाट सोलर पावर हम जनरेट करेंगे बाय 2022। और ये 100 गीगावाट्स की जो टारगेट है ये INDC के अंदर है। इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट साइन भी कर लिया है। तो ये साइन करने की वजह से ये हमारे पे मैंडेटरी भी हो गया है, इसके ऊपर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होगा। तो इसीलिए ये अचीव करना हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। तो ये हाईलाइट किया गया। तो इसमें काफी सारा कंट्रीब्यूशन सोलर पावर का होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब विंड एनर्जी, सोलर पावर जनरेशन, इवन स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बायोमास प्लांट्स, बायोगैस प्लांट्स, ये सब भी इसमें इंक्लूड होते हैं। सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, सेकेंड सोलर पावर आता है। तो इस सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी की हमारा टारगेट इवन ये फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म होगा 2016-17 के लिए था कि हम 12 गीगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे, पर हम ये अचीव नहीं कर पाए हैं। 10 गीगावाट से कम पर डे, मतलब सिर्फ अराउंड 2 गीगावाट सोलर पावर इंस्टॉल हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में। तो इसीलिए हमको यहाँ पे स्केल अप करने की काफी जरूरत है। एडिटोरियल ये भी कह रहा है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन रिन्यूएबल्स है इसमें काफी लैक्यूने है। तो ये फेल हो रहा है कि जो मिडिल क्लास है उनके पास इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है वो टैप करना चाहिए। तो वो टैप करने का एक तरीका भी बताया है। तो सोलर रूफटॉप इजीली इंस्टॉल हो सकते हैं इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑल्सो कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी। तो ये यहाँ पे हाई पार्टिसिपेशन होने की, एक्टिव पार्टिसिपेशन होने की जरूरत है। तो कंज्यूमर्स खुद इंस्टॉल करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इन सोलर पैनल्स। तो ये क्यों इंस्टॉल करेंगे? जब पॉलिसी ये इंसेंटिवाइज करेगी। पॉलिसी कैसे इंसेंटिवाइज करेगी? जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स है, बोर्ड्स है, ये एक सिस्टम इनके ऊपर मैंडेटरी बनाना चाहिए कि एक टाइम फ्रेम में ये लोग दो चीजें, नेट मीटरिंग सिस्टम लाए विद अ फीड इन टैरिफ। तो ये इंट्रोड्यूस करना है उनको। ये नेट मीटरिंग सिस्टम क्या होता है और फीड इन टैरिफ हम देखेंगे। तो नेट मीटरिंग सिस्टम का मतलब है कि मीटर इंस्टॉल्ड हो जिसके अंदर कितना अंदर आ रहा है टू द ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, और कितना कंज्यूम हो रहा है फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, वो नेट मीटरिंग होना चाहिए। और फीड इन टैरिफ मतलब कि ये एक सिस्टम होता है, ये टेक्निक होती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो उसको ज्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहिए, मतलब प्रोड्यूसर्स को उसके लिए ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो ये टैरिफ सिस्टम ऐसे अगर रैशनलाइज किया जाए तो, और ये सिस्टम लगाया जाए, मतलब हर एक हाउस होल्ड में अगर आपने सोलर पैनल रूफटॉप्स लगाए हैं तो आपको वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है वो ग्रिड को जा रहा है। तो अगर आपने ज्यादा लगाया है, अगर उसमें ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, मतलब ज्यादा जनरेट हो रहा है आपके कंजम्पशन से भी ज्यादा, तो उस केसेस में आपको पैसा मिलेगा। हम जनरली देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, पर जब ऐसा होगा, इफ दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर सोलर पावर देन यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, गिविंग मोर टू द ग्रिड, तो उन केसेस में आपको एक्चुअली पैसा दिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हाईलाइटेड कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, और जितना भी आप प्रोड्यूस करके ग्रिड को दोगे उतना आपको कंजम्पशन में भी रिडक्शन होगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम उस तरीके से हो रहा है जो आप ही कंज्यूम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें एक्चुअली टैरिफ लेवल ज्यादा है, तो उससे आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो ये एडजस्टमेंट हो सकता है, नेट मीटरिंग होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो ले सकते हैं, जिससे लोग इंसेंटिवाइज होंगे, उनको इंसेंटिव मिलेगा और वो इन्वेस्ट करेंगे इन सोलर पैनल्स। तो इससे काफी सारा सोलर पावर जनरेशन हो सकता है और ग्रिड में आ सकता है।
तो ये एक एक्सपीरियंस है जर्मनी में भी। जर्मनी इज द पायनियर एंड द लीडर इन सोलर पावर जनरेशन। तो वहां पे ये सोलर एक्सपांशन इस बेसिस पे हुआ है, फीड इन टैरिफ्स लाए गए हैं, रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए पॉलिसी इंसेंटिव ऐसे दिया गया है, पॉलिसी गारंटीज, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारा सोलर पावर सक्सेसफुल रहा है। तो ऐसे इंडिया में भी करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन एडिटोरियल दे रहा है। और वही वो कह रहे हैं सोलर पावर रिन्यूएबल है, एमिशन फ्री है एंड इट कैन रिजल्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसको एंडोर्स करने की जरूरत है। फिर ये है सोलर पैनल जो रूफटॉप्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है सोलर इंस्टॉलेशन जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो हायर कैपेसिटी के इनिशिएटिव्स, ये इंडिविजुअल लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे इसको एंडोर्स नहीं किया जा रहा है, तो इसके ऊपर हाईलाइट लाया गया है। फिर ये है रिगार्डिंग सम ऑफ दी अदर एस्पेक्ट्स जो हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि जो सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स है जो ये, उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर की जानी चाहिए। तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स होने चाहिए। इवन विंड एनर्जी सिस्टम के कंपोनेंट्स के लिए भी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, लाइक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के। तो ये फिर लॉन्ग लास्टिंग रहे और इसका रेट ऑफ डिग्रेडेशन भी इतना ज्यादा ना हो, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। तो ये एक एस्पेक्ट भी था कि पॉलिसी जब मॉडिफाई हो तो ये एस्पेक्ट को भी कंसिडर करना चाहिए। फिर अगला एडिटोरियल है वन चाइना चेक फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी है। सो वन चाइना पॉलिसी मतलब जो एरियाज पे, रीजन्स पे चाइना अपना सोवरेनिटी असर्ट करते हैं वो सबको बिलीव एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि ताइवान है, तो ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो ये यूएसए की भी पॉलिसी रही है। तो ये 37 इयर्स का अमेरिकन प्रैक्टिस जो था कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, ये एक्सेप्ट किया था उन्होंने। ये ब्रेक हुआ व्हेन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया विद ताइवानीज प्रेसिडेंट। सो सिंस ताइवान इज नॉट एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो चाइना ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया कि हाउ कैन द डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द टू। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप और असर्टिव होकर उन्होंने कहा कि यूएस अब रिव्यू करेगी वन चाइना पॉलिसी जो वो अब तक अडर करते आ रहे। तो इससे रिलेशंस और स्पॉइल हो गए और चाइना ने क्लियरली कहा कि पहले वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स करना है, एक्सेप्ट करना है, ओनली देन जो बाकी इश्यूज है यूएस और चाइना के बीच में, सो मेजरली इश्यूज है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। तो ट्रेड इज वेरी मच फेवरेबल टू चाइना इन गुड्स। तो यहाँ पे कैसे बैलेंस लाना है उसके लिए प्रोविजंस देखना, और इवन जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी एक्सचेंज रेट, और चाइनीज करेंसी जो यॉन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और यूएस डॉलर्स तो मार्केट डिटरमिन्ड है। तो इससे भी काफी उनको एक्सचेंज रेट में भी नुकसान होता है, एक तो ट्रेड अनफेवरेबल है। तो इसीलिए ये इश्यूज को रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। पर चाइना ने कहा ये सब नहीं देखा जाएगा जब तक यूएसए अधर ना करे वन चाइना पॉलिसी को। तो अब जब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अज्यूम कर लिया है प्रेसिडेंसी, अब उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से अभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, तो उसी के रिस्पांस में ये है। तब उन्होंने क्लियरली क्लैरिफाई किया कि यूएसए अधर्स टू वन चाइना पॉलिसी। सो नाउ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ देयर रिलेशंस एटलीस्ट ऑन दिस एस्पेक्ट हुआ है, नहीं तो ये एक कंसर्न था फॉर चाइना। तो अब ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ, एक्चुअली 50 टेलीफोनिक कॉल्स बाकी सारे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ होने के बाद चाइना के साथ हुआ। तो दैट इज ऑल्सो द डीले ऑल्सो शोज के रिलेशंस अभी प्रॉब्लमेटिक थे, अब रिजॉल्व हुआ ये एस्पेक्ट। तो ये उस बारे में है। तो ये वन चाइना पॉलिसी जो ताइवान भी है, ताइवान यहाँ पे एक आइलैंड नेशन है, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, बट इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। चाइना इसको अपना ही पार्ट मानती है। इवन ताइवान इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ताइवान पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स, जैसे कि ओलंपिक्स वगैरह होता है, इसमें ताइवान पार्टिसिपेट करता है। उनका नाम होता है चाइनीज ताइपाई, तो इस नाम से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चाइनीज वन चाइना पॉलिसी है। ताइवान एक्चुअली गवर्नमेंट यहाँ जो फॉर्म हुआ है जो ये अभी तो सक्सेस है गवर्नमेंट से। तो व्हेन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जब कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था चाइना में, तब जो गवर्नमेंट इन पावर चाइना में थी वो वहां से हटके गवर्नमेंट इन एग्जाइल उन्होंने बनाया ताइवान में, कि दे आर द वंस रूलिंग द एंटायर मेनलैंड चाइना फ्रॉम ताइवान। तो ये स्टेटस रहा उनका। इवन ये जो गवर्नमेंट थी उनके पास सीट थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, चाइना एक परमानेंट मेंबर है, P5 मेंबर है। तो ये सीट एक्चुअली इस गवर्नमेंट के पास थी। पर देन चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट असर्ट किया अपना इंडिपेंडेंस और उन्होंने अपना डोमेन
एस्टैब्लिश किया ऑल ओवर, और ताइवान को भी उन्होंने, उनसे भी 1970s में ये मेंबरशिप भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की चाइना ने ले ली, तो ताइवान के पास अब यूएन मेंबरशिप भी नहीं है। तो ये अभी स्टेटस है। तो इट्स कम्प्लीटली असर्टिव एंड क्लेमिंग, और ताइवान भी डिपेंडेंट है चाइना पे फॉर इकोनॉमिक पर्पजेस, सो दैट इज द क्लोजेस्ट नेशन टू देम। तो ये एस्पेक्ट है। प्लस ये एडिटोरियल और ये भी बात करते हैं कि जो बाकी कंसर्न्स है, जैसे तो दो कंट्रीज जब साथ में आ जाएंगे तो ग्लोबल इश्यूज पे साथ में वर्क कर सकते हैं। तो वही है कि दे कैन कोऑपरेट इन डीलिंग विद ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, दे कैन कॉम्पीट, सो कॉम्पिटिशन भी है जैसे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सो यहाँ कॉम्पीट करते, एंड दे डिसएग्री ऑल्सो ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है, तो साउथ चाइना सी यहाँ पे है, यहाँ पे काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स चाइना डेवलप कर रहा है। तो अगर आर्टिफिशियल आइलैंड्स पे अपना असर्ट टेरिटोरियल बना लेगा, यहाँ पे अपना टेरिटोरियल असर्शन करेंगे, तो उससे उनको यूएन क्लॉज के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स ईजेड भी मिलेगा। एंड साउथ चाइना सी इज रिच इन ऑयल रिजर्व्स, प्लस ऑल्सो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। तो इसीलिए यहाँ पे अपना पावर असर्ट करना चाइना काफी टाइम से इस पे वर्क कर रहे हैं, और ये इट ब्रिंग्स इट डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट। ये जो एडजॉइनिंग कंट्रीज है यहाँ पे, वियतनाम, फिलीपींस, इनसे उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ये यूएस असिस्टेंस भी लेते हैं, और यूएस भी यहाँ पे चाइना के अगेंस्ट इस पे ऑब्जेक्शन उठाती है, अपना पेट्रोल मिशन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रही है, जिससे अगेन कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ रहा है। तो ये एरियाज भी है जहाँ वो डिसएग्री करते हैं, तो वो भी एस्पेक्ट है। तो ये साइनो यूएस रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक। तो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में जो लीड आर्टिकल है वो पॉलिटिक्स, इलेक्शंस रिलेटेड जो असेंबली इलेक्शंस है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक आर्टिकल है वो फ्रेंच पॉलिटिक्स के ऊपर है, ले पेन, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, जो रेलिवेंट है, वो है ऑन सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, शुड इंडिया सेट अप अ सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री एज सजेस्टेड रिसेंटली, क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस प्रपोजल। तो ये एक रीसेंट केस के रिलेटेड है। एक सेक्स ऑफेंडर को कन्विक्ट किया गया है, और इसने कन्फेस किया है कि ही हैज रेप्ड हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स ओवर द 10 years इन दिल्ली। तो ये कन्फेशन शॉकिंग था, और इसके रिस्पॉन्स में द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मनेका गांधी, इन्होंने फिर से अपना रिकमेंडेशन दिया है कि एक नेशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री बनाया जाए। तो सारे जो कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर्स है वो इसमें इनके नाम होंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसको पब्लिक रखा जाए, मींस पब्लिकली ये अवेलेबल होना चाहिए कि जो जिनको भी चाहिए दे कैन कम एंड चेक कि कौन से सेक्स ऑफेंडर्स हैं, उनके नाम, डिटेल्स, फोटोज वगैरह हो। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी है इन इफेक्ट काफी कंट्रीज में, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, काफी सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ये है कि सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री रखी जाती है, और ये फिर उनको ये मैंडेटरी होता है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस इनको हर बार इन्फॉर्म करे कि वो कहाँ रहते, वो कहाँ काम करते हैं, अपना फिजिकल डिस्क्रिप्शन डिटेल्स प्रोवाइड करते रहे। तो ये इंस्टीट्यूशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस इनके ऊपर टैप रखती है, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि वो कौन से वर्क्स असाइनमेंट्स ले सकते हैं या नहीं। तो ये उनके ऊपर प्रोविजंस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स इजी हो जाता है। और जब ये थोड़ी कंट्रीज में ये पब्लिक भी है, तो पब्लिक जब रखा जाता है इसमें, तो पीपल को भी पता होता है कि सेक्स ऑफेंडर्स कौन है, वो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी लोकेलिटी में कौन सेक्स ऑफेंडर्स रह रहे हैं, और उनके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो ये सिस्टम इंडिया में भी मिस गांधी लाना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर इसके ऊपर क्रिटिकल एग्जामिन हुआ है, तो इसके ऊपर पॉइंट्स ये है कि ये जो स्टडी की गई है रिगार्डिंग दिस सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री, तो इसमें सामने आया है कि इससे सेक्स क्राइम्स रिड्यूस नहीं हुआ, तो सेक्स क्राइम्स अभी भी हाई है। तो ये एक पॉइंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये एस्पेक्ट पे भी वर्क करना जरूरी है। दूसरा है कि रीऑफेंडिंग है वो मार्जिनली कम हुआ है, और कई केसेस में ये इंक्रीज भी हुआ है कि जो सेक्स ऑफेंडर्स है वो फिर भी एस्केपिंग ऑल दीज प्रोविजंस भी ऑफेंस करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट भी है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और प्लस वो कह रहे हैं कि इससे काफी केसेस में स्टिग्मेटाइजेशन भी हो जाता है, तो उनके ऊपर जो पर्सन सेक्स ऑफेंडर है तो उनको कहाँ रह सकते हैं, और उनको राइट टू डिग्निफाइड लाइफ नहीं मिलता इवन आफ्टर दे हैव बीन कन्विक्टेड एंड टर्म पूरा कर दिया उन्होंने। तो ये एस्पेक्ट है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ केस फॉर नॉट हैविंग अ सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री।
बाकी वो कह रहे हैं कि जुवेनाइल्स के ऊपर ये केस लाना, ये पॉइंट है क्या, मतलब सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री हो पर वो कैसे होनी चाहिए, क्या क्या सेफगार्ड्स रखनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मैंने कहा गांधी जी ये कहती है कि जुवेनाइल्स के ऊपर भी अगर ये सेक्सुअल ऑफेंडर्स है वो, तो उनका भी नाम रजिस्ट्री में आना चाहिए। पर यहाँ पे कंसर्न है क्योंकि दिस गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू और इवन इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर यूनाइटेड कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो ये उनके ऊपर काफी बुरा असर होगा और फिर ये रिफॉर्म होना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एस्पेक्ट है। और इंडिया के जो लॉज भी है, जैसे पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012, तो इसके अंदर कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी, अगर कंसेंशुअल सेक्स है, एग्जांपल दिया जाता है टू 17 ईयर ओल्ड, तो उन केसेस में भी इनको माइनर्स है लेकिन इनको सेक्स ऑफेंडर्स माना जाता है, तो ये कन्विक्ट हो सकते हैं, इनको जेल टर्म हो सकता है। तो काफी सारे ऐसे केसेस ऑब्जेक्टिंग पेरेंट्स ही रजिस्टर करते हैं अगेंस्ट दीज माइनर्स। तो इन केसेस में अगर वो सेक्सुअल ऑफेंडर्स माने जाएंगे तो उनके ऊपर काफी बुरा असर होगा और ये दिस इज नॉट द इफेक्ट डिजायर्ड। और दो चीजें जो हाईलाइट की गई है वो है पेंडेंसी रेट एंड कन्विक्शन रेट। तो नंबर ऑफ रेप केसेस इन विच कन्विक्शन हैपेंस इज वेरी लो। तो 29% केसेस में कन्विक्शन होता है। तो जो कन्विक्ट नहीं हुए वो मे बी are not actually offenders, या हो सकता है वो offenders है पर sufficient evidence ना होने की वजह से वो convict नहीं हो पाए, तो फिर उन केसेस में भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सेक्सुअल ऑफेंडर्स रजिस्ट्री सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। तो पॉइंट ये है कि वो सफिशिएंट नहीं है सिर्फ, बट वो नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई पॉइंट नहीं है। और दूसरा है पेंडेंसी केसेस, रेप केसेस जिसमें पेंडिंग केसेस काफी सारे हैं, तो इतने टाइम तक तो वो पेंडिंग होते हैं, कन्विक्शन होने को बहुत टाइम लगता है, तो तब तक तो वो सेक्सुअल ऑफेंडर्स रजिस्ट्री में नहीं आएंगे। और अगर हम ये करते हैं कि जो पेंडिंग केसेस है, अगर सिर्फ इनिशिएट किया गया उनके ऊपर एक केस और आप उनका नाम सेक्सुअल ऑफेंडर्स रजिस्ट्री में डाल देते हैं, जैसे कि एक रिकमेंडेशन है भी, तो उन केसेस में तो इट विल हैव ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये तो बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स है, तो इन पे भी हमको कंसिडर करना चाहिए बिफोर सेक्सुअल ऑफेंडर्स रजिस्ट्री बनाई जाए। तो ये है, तो यही पॉइंट है। बाकी मेन जो ये हंड्रेड्स ऑफ रेप्स हुए हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि काफी सारे केसेस तो फाइल हुए होंगे, तो अथॉरिटीज, द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको ट्रैक क्यों नहीं कर पाए, ये इतना ज्यादा एस्केलेट क्यों हुआ। तो इसमें लैक्यूने इन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इज ऑल्सो क्लियर। तो यहाँ पे भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, इनके ऊपर भी एफर्ट्स, इनसे भी एफर्ट्स होने चाहिए। प्लस सेक्सुअल ऑफेंडर्स रजिस्ट्री इज ओनली वन एस्पेक्ट, इट्स नॉट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इससे सब सेक्सुअल ऑफेंसेस क्राइम्स कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स दिस कैन आल्सो बी पुट इन विथ प्रॉपर कंसिडरेशन कि कैसे इसको फ्रेम आउट किया जाए, कौन से सेक्सुअल ऑफेंडर्स होंगे जिनको लिस्ट किया जाए और ये कैसे पॉलिसी बनाई जाए, तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी वही पॉइंट है, देयर इज नो पॉइंट अगेंस्ट हैविंग अ सेक्सुअल ऑफेंडर्स रजिस्ट्री, बट हाउ टू फ्रेम इट इज डिस्कस्ड। तो यही है। थैंक यू।